नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मूल मंत्रा सक्सेस में अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये टीचिंग प्लेटफॉर्म आपके प्रिपरेशन के लिए बनाया गया है, लेकिन इसके पहले टीजीटी के पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के विषय पढ़ाए जाएं, उसके पहले उसके सिलेबस की चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है। और आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि वास्तव में पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या है, हिस्ट्री का सिलेबस क्या है। तो अगर मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूँ दोस्तों यहाँ पर, तो पॉलिटिकल साइंस में आप ज़रा देखें, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पर नागरिक शास्त्र में, और इसमें सबसे पहले सिद्धांत की चर्चा होती है, भाई पॉलिटिकल थ्योरी क्या होती है, और पॉलिटिकल थ्योरी के अंतर्गत पॉलिटिकल थ्योरी की परिभाषा क्या है, डिफिनेशंस क्या है, उसके नेचर क्या है, विषय वस्तु क्या है, उसका विषय क्षेत्र क्या है, स्कोप क्या है, राज्य क्या होता है, राज्य के निर्माणकारी तत्व क्या होते हैं, राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन हैं, इस पर यहाँ पर चर्चा होनी है। फिर राजनीतिक अवधारणाएं जैसे संप्रभुता, कानून, दंड के सिद्धांत एवं स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, इन सब पर यहाँ पर चर्चा होनी है। उसके बाद अगर दोस्तों देखें तो फिर यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट यहाँ पर आते हैं, जैसे कि नागरिकता क्या होती है, प्रजातंत्र एवं अधिनायक तंत्र क्या होते हैं, राजनीतिक वाद क्या है, व्यक्तिवाद, उदारवाद, फांसीवाद, वैज्ञानिक समाजवाद, इन सब पर यहाँ पर चर्चा करनी है। और सारे के सारे टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। फिर यहाँ पर अगर हम पाश्चात्य राजनीतिक दार्शनिक की बात करें, जो पाश्चात्य राजनीतिक विचारक हैं, तो उसमें सबसे पहले प्लेटो के बारे में जानना है, अरस्तु को जानना है। और दोस्तों, प्लेटो के साथ साथ यहाँ पर हमें सुकरात को भी पढ़ना है। भले सुकरात सिलेबस में नहीं है, लेकिन सुकरात से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक, रूसो, इन सब पर हमें चर्चा करना है। बेंथम, जीएस मिल और कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को पढ़ना है। उसके बाद फिर यहाँ पर हम इंडियन थिंकर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर मनु हैं, कौटिल्य हैं, गांधी हैं, ये सब इंडियन थिंकर के अंतर्गत आएंगे। उसके साथ इंडियन थिंकर में कुछ और भी सिद्धांत दोस्तों यहाँ पर हैं, जैसे कि कुछ और भी विचारक हैं, जैसे कि अगर देखें तो यहाँ पर जो भारतीय राजनीतिक प्रणाली है उसमें गोखले के विचार, तिलक, गांधी, नेहरू के विचार, सुभाष चंद्र बोस के विचार, जिन्ना के विचार, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के विचारों का यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर जो शासन एवं राजनीतिक हैं उनके बारे में यहाँ पर पढ़ने हैं दोस्तों, और उन जो शासन एवं राजनीति है उसमें स्पेशली हम लोग यहाँ पर जो है भारतीय संविधान की चर्चा करते हैं। और उसमें वास्तव में भारतीय संविधान क्या होती है, उसकी परिभाषा, वर्गीकरण, सरकार के प्रकार क्या क्या होते हैं, संसदात्मक एवं अध्यात्मक शासन प्रणाली क्या होती है, एकात्मक एवं संघात्मक सरकार क्या होता है, संस्कार नहीं है, सरकार है। दूसरी बात, सरकार, ये दोस्तों रा है, सरकार के अंग क्या होते हैं। उसके बाद देखें व्यवस्थापिका क्या होती है, व्यवस्थापिका का निर्माण क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है, कार्यपालिका क्या होती है, कार्यपालिका कैसे बनती है, क्या काम होता है उसका, न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है। और न्यायपालिका के अंतर्गत चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात हो, चाहे आपका हाई कोर्ट की बात हो, सब पढ़ना है। निर्वाचन प्रणाली हिंदुस्तान में क्या है, चुनाव आयोग, चुनाव में सुधार कैसे होता है, राजनीतिक दल क्या होते हैं, और मतदान का व्यवहार यहाँ पर क्या है, उन सब के बारे में दोस्तों हमें यहाँ पर चर्चा करना है। उसके साथ साथ अगर और बात करें यहाँ पर, तो आप देखिए कुछ और भी पॉइंट यहाँ पर आपके सामने जा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं और भी हैं, जैसे कि मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघ सरकार, उसमें राष्ट्रपति आपका आएगा, मंत्रिपरिषद आएगी, संसद आएगा, और जो मैंने आपसे बताया कि सर्वोच्च न्यायालय, मतलब न्यायपालिका में आपका सर्वोच्च न्यायालय भी आएगा। न्यायिक सक्रियता क्या होती है, राज्य सरकार के कार्य क्या होते हैं, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्र राज्य संबंध, इन सब की चर्चा दोस्तों हमें यहाँ पर करनी है। इसके साथ साथ जिला प्रशासन के क्या क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं, जैसे जिलाधिकारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होती है। और दोस्तों, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जो सिद्धांत है उसमें स्पेशली हम लोग पंचायती राज की बात करते हैं, चाहे वो जो भी हो, चाहे वो ग्राम स्तर की बात हो, जिला पंचायत की बात हो, हम पंचायती राज का अध्ययन करेंगे। उसके बाद भारतीय लोकतंत्र की जो है विशेषता यहाँ पर हम पढ़ेंगे, कुछ तारिणियों का विशेषता, भारतीय राजनीति में जातपात, क्षेत्रवाद एवं सांप्रदायिकता का क्या रोल है, इसको पढ़ेंगे। फिर जैसे हमने कहा था राजनीतिक दल के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रीय एकीकरण की समस्या क्या है, कैसे उसको दूर किया जा सकता है। फिर राजनीतिक दल एवं दबाव समूह, इसको पढ़ेंगे। भारतीय प्रशासन के अंतर्गत नौकरशाही को पढ़ना है,
जिसको अम्बुड्समैन, लोकपाल एवं लोकायुक्त भी कह सकते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों, ये आपका सिलेबस है और इस सिलेबस में न केवल पाश्चात्य विचारक है, इसमें आपका भारतीय विचारक भी है, प्लस इसमें जो पॉलिटिकल थ्योरी आपके दी हैं वो हैं, और स्पेशली यहाँ पर संविधान के कुछ टॉपिक हैं। तो ये आपके पॉलिटिकल साइंस के पूरे टॉपिक हैं जो कि टीजीटी स्तर के हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ पर आपसे बात करूँ तो अब आपका हिस्ट्री के बारे में देखते हैं। यहाँ पर हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है स्पेशली टीजीटी में। तो वहाँ पर देखिए, इसमें स्पेशली आपका पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियाँ का मतलब क्या, जो आपकी प्राचीनतम ऐतिहासिक संस्कृतियाँ हैं, चाहे वो हम पाषाण काल की बात करें, मध्य पाषाण काल की बात करें दोस्तों, नव पाषाण काल की बात करें, उनकी विशेषताएं क्या हैं, उनमें कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, किस स्थल से क्या मिला है, उन सब के बारे में बात करना है। उसके बाद अगर देखेंगे तो इसके बाद आपका ताम्र पाषाण के पहले जो है वो ताम्र पाषाणिक सभ्यता एक आती है। ताम्र पाषाण के बाद फिर कांस्य युगीन सभ्यता आती है, और कांस्य युगीन सभ्यता में सिंधु घाटी की सभ्यता स्पेशली आती है। उसके बाद दोस्तों वैदिक काल आएगा, और वैदिक काल में दो आएगा, एक तो आपका पूर्व वैदिक काल जिसको आप ऋग वैदिक बोलते हैं, दूसरा उत्तर वैदिक काल होता है, उसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपका जितने भी चीज़ें हैं, चाहे वैदिक काल या उत्तर वैदिक काल के जितने भी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक जीवन, मतलब हम कुल मिलाकर के यहाँ पर सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पर धार्मिक सामाजिक आंदोलन है, और धार्मिक सामाजिक आंदोलन में जो प्राचीन में नास्तिक संप्रदाय उत्पन्न हुए, चाहे हम जैन धर्म की बात करें, बौद्ध धर्म की बात करें, उनको पढ़ना है। प्लस उसके बाद भागवत धर्म है, शैव धर्म है, इन सबको पढ़ना है दोस्तों। उसके बाद जब ये हो जाएगा तो फिर आप मौर्य काल पढ़ेंगे, और मौर्य काल के पहले आपको 16 महाजनपदों को भी पढ़ना है, याद रखिएगा। उसमें मगध का उत्कर्ष भी आपको पढ़ना है, और मगध के उत्कर्ष में 4 राजवंश को पढ़ना है, जिसमें आपका हर्यक वंश पहले आएगा दोस्तों। क्या आता है? हर्यक वंश आता है, हर्यक वंश आएगा उसमें। हर्यक वंश के बाद ये आपका एक और आता है दोस्तों, क्या वो आपका आएगा जो है आपका शिशुनाग वंश आएगा, फिर आपका नंद वंश आएगा। तो ओवरऑल इन्हें हमें पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों जब ये बीत जाएगा आपका, तो इसके बाद हमें पढ़ना है मौर्य काल। मौर्य काल के बाद मौर्य काल के जितने भी इतिहास है, चाहे समाज एवं संस्कृति, उनकी उपलब्धियाँ, सब पढ़ना है। उसके बाद गुप्त राजवंश को भी पढ़ना है। गुप्त राजवंश के पहले भी दोस्तों और भी चीज़ें, जैसे शुंग वंश पढ़ना है, कर्ण वंश पढ़ना है, सातवाहन वंश पढ़ना है, इन सबको पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आएंगी। उसके बाद हम कहें अगर इसके आगे, तो आपका यहाँ पर जो है गुप्त राजवंश है, उसका इतिहास, समाज एवं संस्कृति है। फिर दोस्तों चोल वंश का प्रशासन दिया है, भारत में इस्लाम का आगमन। और एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये चोल वंश है, केवल चोल वंश तक ही नहीं दिया दोस्तों, एक प्रकार से हम कहें तो पूरा का पूरा प्राचीन इतिहास दिया है। और उस पूरे प्राचीन इतिहास में कुछ और भी वंश है जो छूटा हुआ है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, लेकिन पूछता है क्वेश्चन। जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ तो इस समय आपका जो वर्धन राजवंश है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहाँ से भी निकलता है। प्लस कुछ राजपूत राजवंश है, उनसे भी क्वेश्चन निकलता है, ठीक है। तो इन सबको भी पढ़ना है, चोल है, पल्लव है, सबसे क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, सबको पढ़ना है। इसके बाद फिर आपका आएगा जो है सल्तनत काल, और सल्तनत में पूरा का पूरा जो आपके सल्तनत की व्यवस्था है, चाहे हम गुलाम वंश की बात करें, हम खिलजी वंश की बात करें दोस्तों, या हम यहाँ पर तुगलक वंश की बात करें, या फिर वहाँ पर हम लोधी वंश की बात करें, या फिर उसके पहले सैयद वंश की बात करें, ये सारे के सारे इसमें आएंगे। तो इसमें इस्लाम का आक्रमण पहले क्या होता है, अरबों का आक्रमण पहले हुआ, फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक का योगदान क्या होता है, इल्तुतमिश क्या होता है, सबको पढ़ना है। बलवन का जीवन चरित्र, मतलब बलवन के बारे में, ओवरऑल सब के बारे में पढ़ना है, सभी के बारे में हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। फिर अगर हम देखें तो दोस्तों मोटी मोटा अगर मैं बताऊं तो जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, मतलब जब आपका कंप्लीट होगा, यहाँ पर अगर देखें पूरा का पूरा जब कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर एक चीज़ हमें पढ़ना है, क्या दोस्तों, यहाँ पर हमें पढ़ना है आपका, जब ये सल्तनत बीत जाएगा तो सल्तनत के बाद अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी को परास्त करने के बाद जो आपका बाबर होता है, वो हिंदुस्तान में वास्तव में जो है मुगल वंश की स्थापना करता है, नींव डालता है। और हम पूरा मुगल वंश को बीच में पढ़ेंगे दोस्तों। मुगल वंश में हम पूर्ववर्ती मुगल शासकों के बारे में पढ़ेंगे, और बाद में जो परवर्ती मुगल शासक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमें पूरा का पूरा मुगल वंश पढ़ना है दोस्तों। मुगल वंश जब हम पढ़ेंगे तो मुगल वंश के पहले दो और भी सत्ता होती हैं, जैसे दक्षिण भारत की होती है दोस्तों, एक विजयनगर और दूसरा बहमनी। तो विजयनगर और बहमनी के बारे में भी हमें पढ़ना होता है। उसके बाद जब सब खत्म हो जाएगा तो फिर हमारा आधुनिक भारत की शुरुआत होगी। और आधुनिक भारत में दोस्तों सबसे पहले हम जो है स्पेशली विदेशी जो या कंपनियां हैं, उनके यूरोपीय कंपनियों की बात करेंगे शुरू में, और फिर उसके बाद जो है एक एक करके आगे हम बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को पढ़ेंगे, उसका कारण क्या था, स्वरूप क्या था। उसके बाद जो है 19वीं शताब्दी में भारतीय जो पुनर्जागरण काल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। प्लस जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का मतलब होता है दोस्तों
पूरा का पूरा 1885 से लेकर के और सीधे कहाँ तक जाता है, ये जाएगा आपका 1947 तक। तो ये पूरी घटनाओं को यहाँ पर जिक्र करेंगे और फिर वहाँ पर हम लोग विभाजन के बाद भारत की क्या स्थिति होती है 1950 तक का इतिहास पढ़ेंगे। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अगर मैं इतिहास की बात करूँ तो टीजीटी में पूरा प्राचीन इतिहास आपको पढ़ना है, पूरा मध्यकाल पढ़ना है, मध्यकाल में सल्तनत और मुगल दोनों पढ़ना है, प्लस पूरा का पूरा आपका आधुनिक काल पढ़ना है, चाहे वो जो है हम फ्रांस की बात करें, फ्रांसीसी कंपनी की बात करें, हम पुर्तगाली कंपनी की बात करें, डच की बात करें, जिसकी बात करना हो, या डेन की बात करें, डेनिश की बात करें, और अंत में आकर के जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी बात करें। तो यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से लेकर के पूरा का पूरा जो ब्रिटिश क्राउन का शासन हिंदुस्तान में होता है उन सब का अध्ययन करना है। उसके बाद उनको दूर करने के लिए क्या क्या आंदोलन चलाए गए, कौन कौन से मूवमेंट यहाँ पर होते हैं, ओवरऑल सबको यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं। तो 1950 तक के इतिहास का अध्ययन यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे। और कहाँ शुरू होगा, वो शुरू होगा आपका पाषाण काल से लेकर के। तो दोस्तों ये आपका सिलेबस रहा, और सिलेबस के बाद हम लोग डेफिनेटली कल से सीधे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की क्लास भी आपको देंगे और साथ ही साथ हिस्ट्री की क्लासेस भी आपको प्रोवाइड होगी। तो दोनों सब्जेक्ट मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। और बाकी इस प्लेटफॉर्म पर आपको इंग्लिश की क्लासेस भी मिलेंगे, इंग्लिश टीजीटी की क्लास नेहा मैम पढ़ाएंगी। तो ओवरऑल ये सिलेबस आपका कंप्लीट होता है दोस्तों। कल से हम लोग मिलेंगे और कल से डेफिनेटली आपका पूरा टॉपिक से शुरुआत होगी। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन याद रखिएगा, मैं फिर से एक बार कहना चाहता हूँ कि कहा जाता है कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं। कहने का मतलब ये है कि समय बहुत बेहतरीन है, समय कम है, समय की गुणवत्ता को जानिए, समय के महत्व को जानिए, समय को पकड़िए, समय के साथ आगे बढ़िए। क्योंकि अगर समय एक बार बीत जाएगा तो फिर पछताने के सिवा कुछ नहीं रहेगा। तो आपके हाथ में वक्त है और आपके पास समय है और आपके हाथ में आपका करियर है। अगर आप चाहेंगे तो अपने करियर को आप बना लेंगे, और आपके करियर को मेंटेन करने में ये जो हमारा प्लेटफॉर्म है मूल मंत्र सक्सेस, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।